हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 5 को पढ़ेंगे। 5 में हमें पढ़ना है जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। तो सीधे चलते हैं अध्याय नंबर 5 पर। यह है अध्याय नंबर 5। अध्याय 2, 3 और 4 में हमने देखा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों एवं गांवों में फल फूल रहे थे। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। चित्र 1 में जनजातीय नृत्य और संथा चित्र खर्रा यह दिया हुआ है। आगे इसमें है इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीबों के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातियाँ कहा जाता रहा है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के संबंध से जुड़े होते थे। कई जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियाँ के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला-जुला रूप से अपनाते थे। कुछ जनजातियाँ खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवार के बीच उनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियाँ फली और फूली। सामान्यतः वे जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम स्थानों या जगहों पर निवास करते थे। कभी-कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन आज़ादी आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। टकराव और निर्भरता के
इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब इसमें आगे है जनजातीय लोग कौन थे। आखिरकार ये जनजातीय लोग कौन थे, कैसे विकसित किया, किन क्षेत्रों में इनका विकास हुआ, इन सब के बारे में हम आगे देखते हैं। तो जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इस वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों के बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजातियां 13वीं से 14वीं शताब्दी या सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थे। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगहा और अरघुन लोगों का प्रभाव अत्यंत विस्तृत क्षेत्रों पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी, बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गरेरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पश्चिम भागों पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। यद्यपि वे उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कुल का मतलब परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज के संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते थे। यहाँ दिया हुआ है कुछ प्रमुख भारतीय जनजातियों का क्षेत्र, यानी मानचित्र में दिया हुआ है कि किन क्षेत्रों में किस प्रकार के जनजाति का विकास हुआ। तो यहाँ दिया हुआ है उत्तर और पश्चिम क्षेत्रों में। उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में दिया हुआ है बलूच है, गख्खर है, उसके बाद खोखर,
लंगाहा, आधून, ये सभी। उसके बाद यहाँ पश्चिम में कोली, जाटवास, भील, कोली, ये सभी है। उसके बाद यहाँ पर गोंड, खोंड, कयास, उसके बाद चेर, उसके बाद ओरोन, मुंडा, संथाल, और उत्तर पूर्वी भाग में गारो खासी, उसके अलावा अहोम, ये सभी प्रमुख जनजातियां हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियां कोली, बेराद और तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजातियां पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते इनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। यहाँ चित्र दिया हुआ है, रात में भील लोग हिरण का शिकार कर रहे हैं। चित्र 3 में दिया हुआ है, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखला है, भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी इन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुंचाते थे। तो इसके बारे में हम आगे देखेंगे, यानी खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। तो इससे आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो अधिक लंबा हो रहा है। अतः इस वीडियो को हम आज यहीं समाप्त करते हैं और बाकी के इस अध्याय के बाकी के जो बचे हुए भाग है उसके लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।